रियासत नूराबाद में रमजान का महीना चल रहा था। शाम होते ही बाजारों में रोशनी की लड़ी सी जगमगा उठती थी। इफ्तार की महकते पकवानों की खुशबू गलियों में तैरती थी और मस्जिदों से आती अजान की आवाज पूरे शहर में गूंज उठती थी। लेकिन इस बार का रमजान नूराबाद के लिए साधारण नहीं था। कहिले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर हर रात चांद निकलते ही एक रहस्यमयी साया दिखाई देता था। कभी लहराता, कभी गुम हो जाता। लोग कहते वो साया मोटी राजकुमारी का है, जो असल में इंसान नहीं, कुछ और है। राजा नूरुद्दीन अपने सिंहासन पर बैठे थे, बगल में रानी जरगुल। महल में रंगीन फानूस लटके थे, लेकिन राजा का चेहरा गंभीर था। जरगुल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महल के बुर्ज पर जो साया दिखता है, उसके पीछे का राजा मियारी हमें रमजान खत्म होने से पहले जानना होगा, वरना। रानी ने बात काट दी। वरना क्या? राजा की आंखों में अजीब डर झलकने लगा। वरना वह शर्त हार जाएंगे जो मैंने 10 साल पहले एक अजनबी से लगाई थी। 10 साल पहले रमजान की ही एक रात नूराबाद के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया था। उसने राजा से कहा था, ए नूरुद्दीन, अगर तुम अगले 10 सालों में उस चांदनी में नाचती मोटी राजकुमारी का राज्य खोल दोगे तो तुम्हारा तख्त और ताज सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर न खोल पाए तो तुम्हारा राज्य उस रक्ष का होगा जो परछाइयों में छुपा है। राजा ने हंसकर शर्त मान ली थी। लेकिन आज रमजान की 27वीं रात नजदीक थी। वही रात जिसे लोग शब-ए-कद्र कहते हैं। और उस रात से पहले राज खोलना ही राजा की जीत थी। किले के एक गुप्त हिस्से में सोने और चांदी की दीवारों के बीच एक लड़की बैठी थी। चांद सी गोरी, बड़ी बड़ी आंखों वाली और इतनी भारी भरकम कि चलते वक्त जमीन तक हिल जाती। लेकिन उसकी असली अजीबियत उसका रूप नहीं, बल्कि ये थी कि वो कभी दिन में नजर नहीं आती, सिर्फ रात को चांद निकलने पर। वो खिड़की से चांद को ताकते हुए बुदबुदाई, सिर्फ 3 दिन और फिर मैं आजाद। उसी रात महल की पिछली दीवार के पास एक लंबी चौड़ी परछाई सरकी। उसके दांत तलवार जैसे, आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। वह था रक्श-ए-जुल्फ़िकार, जो उस शर्त के जीतने का इंतजार कर रहा था। उसकी गरजती आवाज महल की दीवारों से टकराई, नूरुद्दीन, वक्त खत्म हो रहा है और इस रमजान का चांद मेरा है। राजा नूरुद्दीन ने अगले ही दिन सुबह महल के एक खास कमरे में सभा बुलाई। कमरे की छत पर सुनहरे झूमर लटक रहे थे, लेकिन बाहर का आकाश हल्की बादलों से ढका था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो इस महल के हर कोने की तलाशी ले सके और सच का पता लगा सके, बिना किसी को बताए। पुरानी जरगुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या आप पुराने दिनों का नाम भूल गए हैं? नूराबाद में एक ही इंसान है जो ये कर सकता है, मीर अखील। मीर अखील, नूराबाद का सबसे अजीब लेकिन होशियार जासूस। रमजान में भी वो इफ्तार के बीच में केस सुलझाने निकल पड़ता था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और लंबा, दुबला पतला, तिरछी टोपी पहने, हाथ में हुक्का लिए मीर अखील अंदर आया। सलाम हुजूर, उसने झुककर कहा। सुना है कोई राज है जिसे चांद से डर है? राजा ने धीमे से समझाया। रक्ष, शर्त, मोटी राजकुमारी और बस 3 दिन का वक्त। मीर अखील ने आंखें सिकोड़कर कहा, हुजूर, सच ढूंढना है तो झूठ के जंगल में चलना पड़ेगा, और ये जंगल इस महल के भीतर ही है। शाम ढलते ही अखील महल से निकलकर पुराने शहर के बाजार की तरफ गया। रमजान की वजह से गली गली पर इफ्तार के ठेले लगे थे। खजूर, समोसे, फलों की चाट और गुलाब जामुन की खुशबू हवा में घुली हुई थी। अखील ने एक खजूर उठाकर मुंह में डालते हुए एक बुजुर्ग दुकानदार से पूछा, चाचा, ये महल की मोटी राजकुमारी के बारे में कुछ सुना है? चाचा ने इधर उधर देखकर फुसफुसाते हुए कहा, लोग कहते हैं वो असल में राजकुमारी नहीं, बल्कि उस रक्ष की बंधक है, और उसके कमरे से कभी कभी रात के सन्नाटे में अजान जैसी आवाज आती है। अखील के कान खड़े हो गए। अजान? और वो भी आधी रात को? यह पहला सुराग था। राजकुमारी शायद किसी गुप्त इबादत या तंत्र में बंधी थी। रात को अखील वापस महल आया, लेकिन सीधे अपने कमरे में न जाकर वो महल के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ा, जिसे काला अंगन कहा जाता था। वहां की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे पंजों के। एक टूटी हुई खिड़की से झांकते ही उसने देखा एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। अखील ने लालटेन उठाई और सीढ़ियों से उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था, जिसके आखिर में लोहे का दरवाजा और उस पर उकेरे हुए शब्द, चांद की 3री रात, यहां मौत जागती है। अखील ने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, मोटी राजकुमारी की। अखील ने दरवाजे की झिरी से झांका
वो देखता रह गया। मोटी राजकुमारी चांदी के कपड़ों में बैठी थी, सामने एक चांदी का कटोरा जिसमें दूध जैसा कुछ था और चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। वो आंखें बंद करके कुछ मंत्र या दुआ पढ़ रही थीं, लेकिन उसकी परछाई इंसानी नहीं बल्कि रक्ष जैसी थी। अखिल के मुंह से खुद ब खुद निकल गया, या अल्लाह। अगले दिन महल में अफरा तफरी मच गई। पश्चिमी दीवार के पास पहरेदारों ने देखा कि कोई विशाल परछाई दरवाजे पर पंजे मार रही थी। वो रक्ष था। उसकी गरजती आवाज गूंजी, नूरुद्दीन, तीसरी रात के चांद के बाद मैं आऊंगा और तेरा ताज मेरा होगा। रानी जरगुल ने डरते हुए अखिल से पूछा, क्या तुमने सच जान लिया? अखिल ने सिर हिलाया। सच आधा सामने है, आधा अब भी छुपा है। रात को राजा ने अकेले में अखिल को बुलाकर कहा, अखिल, उस शर्त का असली मतलब तुम्हें बताता हूं। मोटी राजकुमारी मेरी बेटी नहीं है। अखिल चौंक गया। तो फिर वो कौन है? राजा की आंखों में नमी थी। वो उस रक्ष की बेटी है जिसे मैंने कभी युद्ध में हराया था और अब वो उसे वापस लेने आया है। नूराबाद के राजा नूरुद्दीन ने 10 साल पहले एक रहस्यमयी फकीर से शर्त लगाई थी, मोटी राजकुमारी का राजा रमजान की 27वीं रात से पहले खोलना होगा, वरना रक्ष ए जुल्फिकार राज्य पर कब्जा कर लेगा। मीर अखिल, अजीबोगरीब लेकिन होशियार जासूस, को मामले की तहकीकात के लिए बुलाया गया। अखिल ने पाया कि मोटी राजकुमारी असल में राजा की बेटी नहीं बल्कि रक्ष की संतान है, जो चांदनी में अजीब तंत्र करती है। रक्ष ने धमकी दी, तीसरी रात के चांद के बाद वो आकर राजकुमारी को ले जाएगा। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चांदनी ऐसे बिखरी थी जैसे दूध की नदी बह रही हो। अखिल खामोशी से पत्थरों की आड़ में छुपा मोटी राजकुमारी को देख रहा था। वो हाथ में एक चांदी का प्याला उठाए आसमान की तरफ देखकर धीमे धीमे कुछ बोल रही थी, या चांद के देवता, मेरे बंधन तोड़ दो। अखिल ने महसूस किया, यह दुआ नहीं बल्कि कोई प्राचीन रक्षी मंत्र है। अचानक उसकी परछाई लंबी होकर दीवार पर चढ़ने लगी और दीवार के ऊपर रक्ष ए जुल्फिकार का चेहरा। बिना कोई आवाज किए रक्ष ने अपने पंजों से महल के बुर्ज को पकड़ लिया। राजकुमारी की आंखों में डर की जगह एक अजीब चमक थी, जैसे वो उसे पहचानती हो। रक्ष गरजा, अखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दोनों आपस में, लेकिन तभी महल के पहरेदारों ने मशालें जलाईं और तीर बरसाने लगे। रक्ष एक पल को पीछे हटा, लेकिन जाते जाते इतनी जोर से गरजा कि पूरा शहर कांप उठा। नूरुद्दीन, अब तीसरी नहीं दूसरी रात ही आखिरी होगी। अगले दिन राजा नूरुद्दीन ने महल के गुप्त कक्ष में अखिल और रानी जरगुल को बुलाया। मैंने तुमसे एक राज छुपाया था, राजा ने भारी आवाज में कहा। असल में उस फकीर ने मुझसे 2 शर्तें लगाई थीं मोटी राजकुमारी का राज खोलना। उसे सूर्योदय से पहले एक विशेष इम्तिहान में जीतना। रानी चौंकी। कैसा इम्तिहान? राजा की आवाज कांप रही थी। रक्ष के साथ इफ्तार की मेज पर बैठना और रोजा तोड़ना। अखिल उस शाम पुराने शहर के चांद चौक पहुंचा, जहां हर कोई रक्ष की बातें कर रहा था। एक बुजुर्ग ने कहा, रक्ष रोजा रख सकता है, लेकिन उसका इफ्तार इंसानी नहीं होता। वो इफ्तार में इंसानी दिल चाहता है। अखिल के दिमाग में घंटियां बज उठीं, तो यही असली जाल है। महल में एक गुप्त योजना बन रही थी। अखिल ने कहा, कि रक्ष इफ्तार में दिल चाहता है तो हम उसे दिल देंगे, लेकिन असली नहीं। उन्होंने शाही बावर्ची से एक विशेष व्यंजन बनवाया, खजूर और अनार के रस में पका हुआ बकरी का दिल, जो इंसानी दिल जैसा दिखे। रानी जरगुल ने धीरे से कहा, अगर वो चाल समझ गया तो? अखिल मुस्कुरा दिया, तो फिर मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। रात के आखिरी पहर महल के पश्चिमी द्वार पर रक्ष आया। उसने भारी आवाज में कहा, नूरुद्दीन, इफ्तार का वक्त है और मेरी भूख तुम्हारे कलेजे तक है। राजा, रानी, अखिल और मोटी राजकुमारी चारों एक गोल मेज पर बैठे। मेज पर खजूर, शरबत और वो दिल जैसा पकवान रखा था। रक्ष ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी जीत पक्की है। मेज पर हर पकवान से भाप उठ रही थी, खजूर की मिठास, शरबत की खुशबू और उस नकली दिल की गंध जो दूर से असली लग रही थी। रक्ष की आंखें उसी दिल पर जमी थीं। राजा नूरुद्दीन के माथे पर पसीना था, लेकिन उन्होंने अजान की आवाज का इंतजार किया। महल की छत पर मुअज्जिन की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर। सबने खजूर से रोजा खोला, रक्ष ने भी। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर नकली दिल उठाया, उसकी नथुने फड़क गए। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। नूरुद्दीन,
सोचते हो मैं मांस की गंध नहीं पहचान सकता? अखिल तुरंत बोला, तो फिर हे रक्ष, तुमने रोजा तोड़ा ही क्यों? क्या तुम्हारा रोजा अब मान्य रहेगा? महल में बैठे मौलवी ने तुरंत कहा। रक्ष ने रोजा तोड़ दिया और झूठ बोला, यह इम्तिहान की हार है। रक्ष का चेहरा लाल हो गया। तुम मुझे शर्त से नहीं रोक सकते। इतने में मोटी राजकुमारी उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज अचानक भारी और गूंजदार हो गई। अब बहुत हुआ, अब मैं अपने असली रूप में आऊंगी। उसकी आंखें चमकीं और उसके हाथ से चांदी का प्याला गिरते ही उसमें से सफेद धुंध निकलने लगी। धुंध में उसका शरीर पतला होने लगा और उसकी पीठ से 2 छोटे पंख निकल आए। राजा, रानी और अखिल स्तब्ध थे। मोटी राजकुमारी इंसान रक्षी संतान थी, जिसमें दोनों की ताकतें थीं। बाहर आसमान में बादल छा गए और रक्ष गरजते हुए बोला, बेटी, मेरे साथ चलो, वरना मैं इस महल को जला दूंगा। राजकुमारी ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं किसी की बेटी नहीं, मैं नूराबाद की रखवाली हूं। अखिल ने उसके कान में जल्दी से कहा, अगर तुम उसे चांदनी में छू दो, वो कमजोर हो जाएगा। राजकुमारी ने अपने पंख फैलाए और झट से रक्ष के सीने को छू लिया। उसी पल बादल हटे और चांदनी उस पर पड़ी। रक्ष की गरज दर्द में बदल गई। वो पीछे हटने लगा। रक्ष दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अभी 27वीं रात बाकी है और उस रात चांद मेरी तरफ होगा। महल में राहत की सांस ली गई, लेकिन अखिल के मन में चिंता थी। अगर 27वीं रात को चांद सचमुच उसके पक्ष में हो गया तो राजकुमारी की ताकत आधी हो जाएगी। रानी जरगुल ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे? अखिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हम शर्त को बदल देंगे और इस बार खेल हम तय करेंगे। पाया। रक्ष के भाग जाने के बाद महल के सबसे बड़े हाल में एक विशेष सभा बुलाई गई। झूमरों की रोशनी में राजा नूरुद्दीन, रानी जरगुल, मीर अखिल और अब बदले हुए रूप में मोटी राजकुमारी मौजूद थे। रानी ने कहा, रक्ष ने साफ कहा है कि 27वीं रात वो आएगा। उस रात का चांद उसके पक्ष में होगा, तो क्या हम राज खोल पाएंगे? अखिल ने हंसते हुए जवाब दिया, रक्ष सोच रहा है कि हम उसके खेल में फंसेंगे, लेकिन इस बार खेल हम तय करेंगे। हम 7 दरवाजों वाली चुनौती रखेंगे। 27वीं रात रक्ष को राजकुमारी तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने होंगे। हर दरवाजा एक इम्तिहान होगा। अगर वो किसी भी दरवाजे पर हार गया तो शर्त पूरी तरह से खत्म। राजा ने माथा खुजलाते हुए पूछा, लेकिन ये दरवाजे कहां से आएंगे? अकील मुस्कुरा गया, हुजूर, दरवाजे असली नहीं, ये होंगे फरेब के दरवाजे। अगले 2 दिन पूरे महल में अजीब अजीब तैयारियां होने लगीं। पहला दरवाजा, भूल भुलैया का गेट। महल के पिछले हिस्से में रस्सियों और पर्दों से ऐसी भूल भुलैया बनाई गई कि कोई अंदर जाए तो 5 मिनट में घूमकर वहीं लौट आए। राजा को छोड़कर जो गलती से खुद उसमें फंस गए और इफ्तार से पहले ही 3 बार घूम आए। दूसरा दरवाजा, अजान का इम्तिहान। यहां रक्ष को 3 अलग अलग अजानों में से असली पहचाननी होगी। अगर गलत चुनी तो उसके कान में घंटियों की आवाज गूंजने लगेगी और ध्यान टूट जाएगा। तीसरा दरवाजा, इफ्तार का चुनाव। 2 थालियां, एक में शुद्ध खजूर, दूसरी में खजूर के आकार का मिर्ची बम। चौथा दरवाजा, आईनों का हॉल। यहां हर आईने में राजकुमारी का अलग रूप दिखेगा, कहीं बच्ची, कहीं बूढ़ी, कहीं इंसान, कहीं रक्ष। रक्ष को असली पहचाननी होगी। 5वां दरवाजा, नमाज का सवाल। इसमें 5 सवाल होंगे। अगर एक भी गलत तो दरवाजा बंद। 6ठा दरवाजा, चांदनी का पिंजरा। यहां चांदनी इतनी तेज होगी कि अगर रक्ष बिना ढके अंदर गया तो उसकी ताकत आधी रह जाएगी। 7वां दरवाजा, दिल का इम्तिहान। यहां राजकुमारी खड़ी होगी और रक्ष को साबित करना होगा कि वो सच में उसे लेने आया है या सिर्फ ताज और राज्य के लिए। रमजान की आखिरी रात, शब-ए-कद्र। पूरे नूराबाद में मस्जिदों से रोशनी फैल रही थी, कुरान की तिलावत हो रही थी और आसमान में बादल हट चुके थे। चांद साफ सुथरा, गोल और इतना चमकीला था कि जमीन पर दूधिया रोशनी बिखरी थी। महल के पश्चिमी दरवाजे पर भारी कदमों की आहट गूंजी। रक्ष जुल्फिकार काले लिबास में, लंबी तलवार पीठ पर और आंखों में लाल अंगारे लिए आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, नूरुद्दीन,
दरवाजे कितने भी रख लो, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। रक्ष भूल भुलैया में दाखिल हुआ। 3 मिनट में ही भटक गया। उसकी गरज से पर्दे फट गए और रास्ता साफ हो गया। अकील ने ये चाल सोची थी, लेकिन मानना पड़ा कि रक्ष में ताकत है। दूसरे दरवाजे पर उसे अजान की 3 आवाजें सुनाई दीं। वो ध्यान से सुनने लगा। 2 नकली थीं, एक असली। उसने सही अजान चुनी, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। ये लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। इफ्तार के चुनाव में उसने बिना सोचे खजूर उठाई, पर यह असली निकली। अकील ने हैरानी में रानी से कहा, यह तो किस्मत वाला है। चौथे दरवाजे आईनों के हॉल में रक्ष एक पल के लिए रुक गया। हर आईने में राजकुमारी का रूप बदलता जा रहा था। वो हंस पड़ा। यह सब झूठ है। मेरी बेटी की आंखों में सोने की चमक है। उसने सही आईना पहचान लिया। नमाज के सवालों में उसने 4 सही दिए, 1 गलत। दरवाजा आधा बंद हुआ, लेकिन उसकी ताकत से वो खुल गया। चांदनी के पिंजरे में उसने अपने काले लिबास से शरीर ढककर पार कर लिया, लेकिन उसकी तलवार पर चांदनी पड़ते ही वो हल्की सी नीली पड़ गई। अब वो अंतिम दरवाजे पर था। मोटी राजकुमारी अब अपने असली पंखों और पतले रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मेरा क्या होगा? रक्ष ने बिना सोचे कहा, तू मेरे साथ आएगी और हम मिलकर नूराबाद पर राज करेंगे। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर तुम मुझे बेटी नहीं, ताज मानते हो? चांदनी और तेज हो गई। रक्ष पीछे हटने लगा। अकील की आवाज गूंजी, शर्त पूरी हुई। रक्ष हार गया। रात की वो घड़ी जब महल के आंगन में सबने राहत की सांस ली। रक्ष चांदनी की तेज रोशनी में कमजोर हो चुका था और उसके पंजों की ताकत आधी रह गई थी। उसने गुस्से में अकील को घूरा, फिर राजकुमारी की ओर देखा और कहा, आज तुम जीत गए, लेकिन जिस खेल में मैं मोहरा था उस खेल का असली मालिक अभी भी छुपा है। ये कहकर वो महल की दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गया। लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन अकील के दिल में खटक थी। ये इतना आसान कैसे हो गया? शहर में शब-ए कद्र की वजह से मस्जिदों में इबादत चल रही थी। लोग कुरान की तिलावत में लगे थे, लेकिन महल के पश्चिमी हिस्से में जहां रक्ष भागा था, हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी की नजरें सब पर हों। राजकुमारी ने महसूस किया कि उसके पंख अचानक भारी हो गए हैं, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उन्हें पकड़ रही हो। अकील ने पूछा, क्या हुआ? राजकुमारी ने कहा, मुझे लगता है रक्ष सिर्फ ध्यान भटकाने आया था। अकील ने अगले दिन पुराने बाजार के फुसफुसाहट चौराहे पर एक बुजुर्ग फकीर को ढूंढा, वही जिसने 10 साल पहले राजा को शर्त दी थी। फकीर ने अकील को देखते ही कहा, तो रक्ष हार गया, लेकिन तुम अब भी खतरे में हो। अकील ने पूछा, तुम कौन हो? फकीर मुस्कुराया, मैं ही वो हूं जिसने ये खेल शुरू किया, लेकिन असली खिलाड़ी है साया-ए-जमीन। अकील चौंका। साया-ए-जमीन? वो तो एक प्राचीन आत्मा का नाम है जो चांद की रोशनी में इंसान की परछाई को निगल सकती है। 6वीं रात की वो घड़ी जब महल के आंगन में सबने राहत की सांस ली। रक्ष चांदनी की तेज रोशनी में कमजोर हो चुका था और उसके पंजों की ताकत आधी रह गई थी। उसने गुस्से में अकील को घूरा, फिर राजकुमारी की ओर देखा और कहा, आज तुम जीत गए, लेकिन जिस खेल में मैं मोहरा था उस खेल का असली मालिक अभी भी छुपा है। ये कहकर वो महल की दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गया। लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन अकील के दिल में खटक थी। ये इतना आसान कैसे हो गया? शहर में शब-ए-कद्र की वजह से मस्जिदों में इबादत चल रही थी। लोग कुरान की तिलावत में लगे थे, लेकिन महल के पश्चिमी हिस्से में जहां रक्ष भागा था, हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी की नजरें सब पर हों। राजकुमारी ने महसूस किया कि उसके पंख अचानक भारी हो गए हैं, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उन्हें पकड़ रही हो। अकील ने पूछा, क्या हुआ? राजकुमारी ने कहा, मुझे लगता है रक्ष सिर्फ ध्यान भटकाने आया था। अकील ने अगले दिन पुराने बाजार के फुसफुसाहट चौराहे पर एक बुजुर्ग फकीर को ढूंढा, वही जिसने 10 साल पहले राजा को शर्त दी थी। फकीर ने अकील को देखते ही कहा, तो रक्ष हार गया, लेकिन तुम अब भी खतरे में हो। अकील ने पूछा, तुम कौन हो? फकीर मुस्कुराया, मैं ही वो हूं जिसने ये खेल शुरू किया, लेकिन असली खिलाड़ी है साया-ए-जमीन। अकील चौंका। साया-ए-जमीन? वो तो एक प्राचीन आत्मा का नाम है जो चांद की रोशनी में इंसान की परछाई को निगल सकती है। उसी शाम महल में हलचल मच गई। राजकुमारी आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा था, परछाई नहीं। उसने डरकर कहा,
मेरी परछाई गायब हो गई है। अखिल ने समझ लिया, साया जमीन आ चुका है। उसने राजा से कहा, अब ये लड़ाई राक्षस से नहीं, एक ऐसे दुश्मन से है जो दिखाई ही नहीं देता। रात होते ही महल की दीवारों पर काली लकीरें फैलने लगीं, जैसे किसी ने कालिख पोत दी हो। लकीरें धीरे धीरे इंसानों की शक्ल लेने लगीं, लेकिन उनके चेहरे बिना आंखों के थे। हर परछाई आसपास के पहरेदारों की परछाई जैसी दिखती और फिर असली पहरेदार गिरकर बेहोश हो जाते। एक गहरी ठंडी आवाज गूंजी, नूरुद्दीन, तेरा ताज अब रोशनी में नहीं, अंधेरे में चमकेगा। अखिल ने तुरंत राजकुमारी और रानी को महल के गुप्त तहखाने में बुलाया। वहां एक पुराना शीशा रखा था, जिसे रमजान का दर्पण कहते थे। कहते हैं इस पर पड़ने वाली चांदनी हर बुरी आत्मा की असली शक्ल दिखा देती है। अखिल ने कहा, हम साया जमीन को आईने के सामने लाएंगे ताकि वो खुद को देखे और अपनी ताकत खो दे। राजकुमारी ने पूछा, लेकिन वो अदृश्य है, उसे आईने के सामने कैसे लाएंगे? अखिल ने रहस्यमयी मुस्कान दी। उसकी परछाई पकड़कर उन्होंने महल के आंगन में चांदनी के नीचे लाल पाउडर बिखेर दिया। यह पाउडर गुले साया कहलाता था, जो अदृश्य परछाई पर चिपक जाता है। राजकुमारी ने अपने पंख फैलाकर पूरे आंगन पर चांदनी फैला दी और तभी जमीन पर एक हलचल हुई। लाल पाउडर किसी अदृश्य आकृति पर चिपकने लगा। अखिल चिल्लाया, यही है, इसे आईने तक ले आओ। जैसे ही वो अदृश्य आकृति आईने के सामने आई, सबकी सांसें थम गईं। आईने में एक लंबा काला बिना चेहरे का इंसान खड़ा था, जिसके हाथ पांव पेड़ की जड़ों जैसे थे और आंखों की जगह गहरे गड्ढे। वो गुर्राया, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा। आईने की रोशनी और तेज हो गई और साया जमीन की देह से धुआं निकलने लगा। वो कमजोर हो रहा था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। अचानक महल की पश्चिमी दीवार टूट गई और वहां खड़ा था रक्षे जुल्फिकार। वो गरजते हुए बोला, मैं हार मानने नहीं आया। मैं और साया जमीन अब एक साथ हैं।